हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 16 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 एमसीक्यूज़। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से चांसलर हैं स्टेट की यूनिवर्सिटी के या फिर किसी यूनियन टेरिटरी, इन शॉर्ट यूटी की यूनिवर्सिटी के इंडिया में। ऑप्शन बी गवर्नर, जहां पर फ्रेंड्स गवर्नर अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है वाइस चांसलर की एडवाइस पर या फिर कंसल्टेशन के साथ। किसके साथ कंसल्टेशन, यानी कि किसके साथ विचार विमर्श करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट में चांसलर जो है अपॉइंट करता है हिज और हर को नॉमिनी कई निकायों के लिए, यानी कि कई बॉडीज के लिए, जैसे कि सीनेट, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी एंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो इनके लिए नॉमिनी को अपॉइंट करता है चांसलर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय का परिदर्शक होगा। द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनमें से जो है विजिटर होगा, परिदर्शक होगा यूनिवर्सिटी का, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। जहां पर फ्रेंड्स जो विजिटर है यानी कि परिदर्शक है, टाइम टू टाइम जो है अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा पर्सन को रिव्यू करने के लिए वर्क और प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी की, यानी कि समीक्षा करने के लिए काम का और प्रोग्रेस का, प्रगति का किसी यूनिवर्सिटी की। तो विजिटर जो है अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा लोगों को टाइम टू टाइम। जैसे कि फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हमने उदाहरण लिया है, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, विजिटर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है वहाँ पर, चांसलर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रो चांसलर होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके बाद द कोर्ट, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक अथॉरिटीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। कौन कौन सी, कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी। तो ये चारों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में यूनिवर्सिटी कोर्ट, ये सुप्रीम अथॉरिटी होगी इस यूनिवर्सिटी के लिए और इनके पास पावर होंगी रिव्यू करने के लिए एक्ट्स को। किसके एक्ट्स को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी यूनिवर्सिटी के लिए। देन इसके बाद एकेडमिक काउंसिल हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी होगी यूनिवर्सिटी के लिए और रिस्पॉन्सिबल होगी मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन और एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी के विद इन होते हैं, भीतर होते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी कौन, एकेडमिक काउंसिल। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में जो एकेडमिक काउंसिल है उसके पास राइट होगा एडवाइस करने का, यानी कि सलाह देने का, किससे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, सभी एकेडमिक मैटर्स पर, यानी कि जो सभी शैक्षिक मामले होंगे उन पर एडवाइस दे सकती है एकेडमिक काउंसिल, किससे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट में द फाइनेंस कमेटी, जो वित्तीय कमेटी है, वो जिम्मेदार होगी किसके लिए, फाइनेंशियल पॉलिसीज, गोल्स और बजट्स के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इन शॉर्ट COP, टुक प्लेस। इनमें से ऑप्शन डी 1995 में पहला यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए COP फर्स्ट हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, पहला UNFCCC COP1 जर्मनी के बर्लिन में। और फ्रेंड्स ये हुआ था 28 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच 1995 में जर्मनी के बर्लिन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद हैजर्डस वेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट से जुड़ा है।
इनमें से वो फ्रेंड्स कन्वेंशन है ऑप्शन सी बेसल कन्वेंशन, जो जुड़ा है किससे, हैजर्डस वेस्ट से। बेसल कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिज़ाइन किया गया है कम करने के लिए जो मूवमेंट्स होता है यानी कि संचलन होता है किसका, हैजर्डस वेस्ट का, किनके बीच में, नेशंस के बीच में यानी कि राष्ट्रों के बीच में। इसके बाद फ्रेंड्स ये कन्वेंशन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 21 मार्च 1989 को और कब से प्रभाव में आया, 5 मई 1992 से। इसके बाद फ्रेंड्स बेसल कन्वेंशन का एम क्या है, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, जहां पर कई उपाय लाना है कंट्रोल करने के लिए हैजर्डस वेस्ट को, और जो अदर वेस्ट डिस्पोजेबल्स है उनको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स को लेकर आना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बेसल कन्वेंशन के अंडर जो है कौन कौन से वेस्ट इंक्लूड है तो उनको हम देख लेते हैं, साथ ही साथ एग्जांपल्स क्या है हैजर्डस वेस्ट के वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस पॉइंट से। सबसे पहले क्या है, पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक होते हैं, और साथ ही साथ जो अदर गार्डन केमिकल्स हैं वो किसका एग्जांपल्स है, हैजर्डस वेस्ट का। नेक्स्ट पर है पेंट थिनर्स, बैटरीज, क्लीनर्स, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है जैसे कि ऑर्गन्स हो गए, अंग हो गए या फिर बॉडी पार्ट्स, नीडल्स, सिरिंजेस, ब्रोकन ग्लास और हेल्थ केयर वेस्ट, ये सभी किसके अंडर आ जाएगा, हैजर्डस वेस्ट के। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इज इंडिया मेंबर ऑफ बेसल कन्वेंशन। यस, इंडिया जो है मेंबर है बेसल कन्वेंशन का। इसने इसकी पुष्टि की थी, रेटिफाई किया था बेसल कन्वेंशन को जून 1992 में, और कब से प्रभाव में लेकर आया इंडिया बेसल कन्वेंशन को, 22 सितंबर 1992 से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया हैजर्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स, कब, 2016 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, यानी कि निम्न में से कौन सा सही कालक्रम है। नंबर 1 है क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 3 UNFCCC, नंबर 4 पेरिस एग्रीमेंट, नंबर 5 है मिनामाता कन्वेंशन। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिफ्थ एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर कोड डी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास सेकंड था। सेकंड पर क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। देन उसके बाद नंबर 3 UNFCCC 1992 में। उसके बाद है नंबर 1 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। नंबर 5 पर है मिनामाता कन्वेंशन 2013 में, और नंबर 4 है लास्ट में पेरिस एग्रीमेंट 2016 में। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर है इस क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड पहला पॉइंट ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये इसका पूरा नाम है। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन सब्सटेंसेस के बारे में बात की गई है, पदार्थों के बारे में बात की गई है जो नुकसान पहुंचाते हैं किसे, ओजोन लेयर को। इसके बाद फ्रेंड्स ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिज़ाइन किया गया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए, 26 अगस्त 1987 को। और कब से प्रभाव में आया, कब से फोर्स में आया, 26 अगस्त 1989 को। इसके बाद फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है, हैज़ इंडिया साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यस, इंडिया सिग्नेटरी कंट्री है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। कब साइन किया था इंडिया ने, इस पर हस्ताक्षर किए थे 1992 में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब तक जो है 9 रिविजन से, यानी कि 9 जो हैं अब तक इसमें अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। सबसे पहले 1990 में लंदन, इसके बाद 1991 में नैरोबी, 1992 में कोपेनहेगन, 1993 में बैंकॉक, 1995 वियना, 1997 मॉन्ट्रियल, 1998 ऑस्ट्रेलिया, 1999 बीजिंग और 2016 किगली। तो ये 9 रिविजन्स हैं जो किए जा चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था UNFCCC। सबसे पहले UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो एड्रेस करती है, संबोधन करती है क्लाइमेट चेंज को, यानी कि जलवायु परिवर्तन को। और इसका एम क्या है, कंट्रोल करना एमिशन को, यानी कि जो उत्सर्जन होता है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि उससे क्या होता है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो और बढ़ता है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था 9 मई 1992 को, और ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 4 जून
1992 को। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED में, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और UNCED को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये इफ़ेक्टिव हुआ कब से, यानी कि UNFCCC इफ़ेक्टिव हुआ कब से? 21 मार्च 1994 से। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है कि पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कब हुआ था? 1972 में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एक और क्वेश्चन बनता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड UNFCCC से, कि हाउ मैनी सिग्नेटरी पार्टीज आर देयर ऑफ द एग्रीमेंट। अगर हम 2020 तक बात करें तो UNFCCC की 197 सिग्नेटरी पार्टीज थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इज इंडिया अ सिग्नेटरी? यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी पार्टी टू द UNFCCC। और कब इसकी पुष्टि की थी इंडिया ने? 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जब UNFCCC का थर्ड सेशन था, यानी कि COP थर्ड था। किसके लिए? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी थर्ड, किसके लिए? UNFCCC के लिए। तो वहाँ पर किसको अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट एक और है, पेरिस एग्रीमेंट, जिसे UNFCCC के COP 21 में अपनाया गया था, यानी कि COP 21 में, जो कि किसके लिए था? UNFCCC के लिए। उससे जो है पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत हुई थी, और जिसका एम क्या है? रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 25 जो हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हो चुके हैं UNFCCC के लिए 1994 से लेकर, जहां पर UNFCCC के लिए COP 1 हुआ था 1995 में जर्मनी के बर्लिन में। इसके बाद फ्रेंड्स UNFCCC COP 26 ये 2021 में हुआ, जबकि इसे 2020 में होना था, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से इसे एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये लास्ट ईयर हुआ है 2021 में COP 26 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। और कहाँ पर हुआ? ग्लासगो में हुआ है, किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? यूनाइटेड किंगडम की। इसके बाद फ्रेंड्स 2022 में COP 27 होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कहाँ पर होगा? इजिप्ट के शर्म एल शेख में। और अगले साल 2023 में COP 28 होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो अपकमिंग COPs जो हैं इन लोकेशंस पर होने हैं। अगर किसी वजह से इन लोकेशंस को चेंज नहीं किया जाता है तो इन्हीं लोकेशंस पर अपकमिंग COPs होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस में था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को, जहां पर फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को। और कब से ये प्रभाव में आया? फोर्स में आया 16 फरवरी 2005 से। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई होता है 7 ग्रीन हाउस गैसेज पर जो है अप्लाई होता है, जो कि गिवन है क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स्चर ए में। तो ये 7 ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये 7 ग्रीन हाउस गैसें हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर, जिनका जो है रिडक्शन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में क्योटो प्रोटोकॉल के कमिटमेंट पीरियड से रिलेटेड जो है अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर पहला कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कब से कब तक था? 2008 से लेकर 2012 तक। और दूसरा कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कब से कब तक था? 2012 से लेकर 2020 तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस में था मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इस टॉपिक को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे डिज़ाइन किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। किससे? जो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मानव जनित एमिशन होता है और रिलीज होता है किसका? मर्क्यूरी का। उससे प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स ये कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे 2013 में, और कब से ये लागू हुआ? 2017 से। इसके बाद अगला पॉइंट है इंडिया पार्टी है मिनामाता कन्वेंशन के लिए, और इंडिया ने इसकी पुष्टि कब की थी? 2018 में, जहां पर इंडिया 93rd पार्टी बन गया था मिनामाता कन्वेंशन के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट मीटिंग यानी कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इस कन्वेंशन के लिए कब हुई थी? जिनेवा में 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मर्क्यूरी यानी कि पारा जो है एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भारी धातु है, यानी कि हैवी मेटल है, जो कहाँ पर पाया जाता है? हवा में, मिट्टी में और पानी में। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो मर्क्यूरी जो है वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल है जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है मर्क्यूरी रिलीज कहाँ से होती है एटमॉस्फेयर में? एक तो नेचुरल प्रोसेसेस से, जैसे रॉक्स पत्थरों से, वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी विस्फोट, जियोथर्मल एक्टिविटीज़ से,
फॉरेस्ट फायर से एट्सेट्रा, इनसे जो है मरकरी रिलीज़ होती है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। और नेचुरल प्रोसेसेस के अलावा जो है मरकरी ह्यूमन एक्टिविटीज से भी रिलीज़ होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर, जो कि किससे जुड़ा है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के मिटिगेशन, एडेप्टेशन और फाइनेंस यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, अनुकूलन के लिए और वित्त से जुड़ा है पेरिस एग्रीमेंट, और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 2016 में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम नवंबर 2021 तक बात करें तो 193 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट UNFCCC के वो पार्टीज़ हैं, यानी कि 193 UNFCCC की पार्टीज़ हैं इस एग्रीमेंट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है व्हाट इज़ कीगली अमेंडमेंट। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है। कौन, कीगली अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑफ फरवरी 2022 देयर आर डैश रिकग्नाइज्ड रामसर साइट्स इन इंडिया, यानी कि फरवरी 2022 तक भारत में कितने मान्यता प्राप्त रामसर स्थल हैं। फरवरी 2022 तक भारत में ऑप्शन सी 49 रिकग्नाइज्ड रामसर साइट्स हैं। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, यानी कि जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसे मनाया जाता है इनमें से ऑप्शन बी 22 मई को। और फ्रेंड्स पिछले साल का थीम क्या था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। तो ये पिछले साल का थीम था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।